हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि कनाडा में जैसे अभी जॉब का बड़ा इशू है और पीआर के इश्यूज भी है, वर्क परमिट के इशू भी है और इवन स्टडी वीजा भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत लोग जो कनाडा जाना चाहते थे उन्होंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो ऐसे बच्चों के लिए और क्या ऑप्शन है जो कनाडा के इक्वल ऑप्शन हो या कनाडा से बेटर ऑप्शन हो। तो अगर हम बात करें जिस कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा बात अभी तक होती नहीं है, वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है फिनलैंड। कनाडा और फिनलैंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट्स पे अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं किसी कंट्री का तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं उन डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में। वो पॉइंट्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहां लैंग्वेज क्या प्रेफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, एजुकेशन की कॉस्टिंग कितनी है, हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटीज है, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहां स्टैंड करती है, और लास्ट आ जाता है पीआर ऑप्शन। तो इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। तो अगर मैं दोनों कंट्रीज को कंपेयर करता हूं, कनाडा को और फिनलैंड को, तो मेरा अपना ओवरव्यू, अपनी एक रिसर्च कहती है कि फिनलैंड बेटर ऑप्शन है। फिनलैंड में कनाडा से ज्यादा हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होने वाली है वो बेटर है कनाडा से। कनाडा में बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस बेसिकली उनके पास 300-400 सीट्स होती थी और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दे देते थे, ऑफर लेटर दे देते थे। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं होता कि वो इतने बच्चों को इजिली एजुकेशन दे सके। बट फिनलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका एजुकेशन सिस्टम बेसिकली वर्ल्ड का हाईएस्ट के आसपास ही रैंक करता है, जैसे फर्स्ट 3 में रैंक करता है। उसके रीजन मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर फिनलैंड में आपने अप्लाई किया, आपका एक बार ही अप्लाई होता है, जैन फेब मार्च के मंथ में आप अप्लाई करते हो सितंबर इनटेक के लिए। अगर आपने 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज चूज की है और आपने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया, फिर आपको ऑफर लेटर लेट्स से आ जाता है किसी 3 यूनिवर्सिटीज का, उसमें से आप एक चूज करते हो तो 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। इतना रिफाइंड इनका एजुकेशन सिस्टम है। कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में आप हर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, उनको मतलब है बिजनेस से, उनको मतलब है पैसों से। क्वालिटी एजुकेशन की फिनलैंड के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, हमारा पंजाब सबसे ज्यादा प्रेफर करता था कनाडा जाना। उसके कुछ रीजंस जो मुझे लगते हैं, सबसे पहला रीजन ये था कि आप आफ्टर 12th भी स्पाउस आपका जा सकता था साथ में। दूसरा, कॉस्टिंग कम थी। तीसरा, वर्क परमिट इजीली था। और चौथा, पीआर ऑप्शन बड़े अच्छे थे। अब तो हर एरिया में प्रॉब्लम है, आप सब जानते हो। इनिशियली अब आपका मास्टर प्रोग्राम में स्पाउस जा सकता है, वो भी मास्टर प्रोग्राम एटलीस्ट 16 मंथ्स का होना चाहिए। उसमें भी कुछ केसेस में स्पाउस का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। पहला, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी है। दूसरा, आफ्टर 12th जो स्पाउस आप साथ लेके जा सकते थे वो नहीं लेके जा सकते। जीआईसी जो आपको एक बार पे करनी होती है, पेरेंट्स के पास तो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है ना जीआईसी का पे करने का, ऑल्दो आपको वापस मिल जाती है, वो आपको 13 लाख रुपए के आसपास जमा करानी होती है। वो बहुत बड़ा खर्चा है। पहले जहां 18-20 लाख में एक स्टूडेंट चला जाता था, अब वो 25 से 30 लाख में जाता है। उसके अलावा अब बात करते हैं वर्क परमिट की। वर्क परमिट हर किसी प्रोग्राम में नहीं। अब कनाडा में आपके पास स्पेसिफिक कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ही प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपको कल वर्क परमिट मिलेगा। और पीआर के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, बहुत मुश्किल है अब उस जो कट ऑफ है उसमें लाई करना। तो इसीलिए फिनलैंड एक अच्छा ऑप्शन में लेके आया हूं। पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया था एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम फार बेटर है फिनलैंड का कनाडा से। दूसरी बात करते हैं कॉस्टिंग की। फिनलैंड में जो कॉस्टिंग है वो सेम है कनाडा की कॉस्टिंग की, ट्यूशन फीस के टर्म्स में। कॉस्टिंग 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है फिनलैंड की, वो लाई करती है 8 लाख से लेके 7 लाख से लेके इवन 10-11 लाख के बीच में। बट कनाडा में आपकी 8-9 लाख से शुरू होती है। बहुत रेयर केसेस में 8-9 लाख बची है। अब तो 11-12-13 लाख रुपए कम से कम एक साल की ट्यूशन फीस है जो अपफ्रंट आपको पे करनी होती है। तो कॉस्टिंग के कंपैरिजन में फिनलैंड स्टिल बेटर है कनाडा से।
और आपको जीआईसी कोई पे नहीं करनी, यहाँ पे फंड शो करने हैं और आपका इजीली वीजा आ जाता है। तो कनाडा में आपको वीजा लेने के लिए 28-30 लाख रुपए चाहिए। फिनलैंड में आपको वीजा लेने के लिए सिर्फ आपको 11-12-13 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। कनाडा को सबसे ज्यादा चूज करने का रीजन ये भी था कि सारे प्रोग्राम इंग्लिश में है, तो सेम प्रोग्राम हमें फिनलैंड में मिलते हैं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं सारे। अब बात आती है वर्किंग राइट्स की। कनाडा में आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है। ओपन वर्क परमिट जब आपका हो जाता है या आपका स्पाउस का ओपन वर्क परमिट है या आप वर्क परमिट पे हो तो आप 40 आवर पर वीक काम कर सकते हो। बट अभी तो अच्छा खासा क्राइसिस चल रहा है कनाडा में, आपके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। इस कंपैरिजन में अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में उनको इतनी शॉर्टेज है कि आपको 30 आवर पर वीक काम करना अलाउड है अगर आप स्टूडेंट हो, और अगर आपका स्पाउस चाहता है वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, जितना मर्जी काम करो, जितने मर्जी पैसे कमाओ, और जॉब सबसे बड़ी बात जॉब इजीली अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम है फिनलैंड की कनाडा से। कनाडा में बहुत बचा जा चुका है, बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट है वहां। रेंट पे आप अगर आप 1 रूम 2 रूम लेते हो, आप बड़ा प्रॉब्लम में रहते हो। 4-5 स्टूडेंट मिलकर किसी एक रूम में 2 रूम में स्टे कर रहे होते हैं। अगर इसके कंपैरेटिवली हम बात करें फिनलैंड, तो फिनलैंड फार बेटर है कनाडा से। जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी से छिपी नहीं है। कनाडा का भी जो हाल चल रहा है वो आप लोग अच्छे से जानते हो, तो फिनलैंड के बारे में आप सर्च करके देखो, आपको इजीली जॉब अवेलेबल है। अगर वहां की गवर्नमेंट ही आपको 30-30 घंटे अलाउ कर रही है काम करने में, तो ऑब्वियसली देयर आर जॉब्स। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा का सबसे ज्यादा बदलाव है। बहुत सारे केसेस हम ऐसे सुनते हैं कि आपको 3-3, 4-4, 5-5 दिन की मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, आपको अपॉइंटमेंट जाके मिलती है। कुछ केसेस में तो 1-1, 2-2 महीना भी आपको मेजर इंजरी के केस में भी वेट करना पड़ जाता है। आपके अगर नोन है कनाडा में तो आप उनसे एक बार डिस्कस करना। हेल्थ केयर बहुत वर्स्ट है, बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है, उसके बाद जाके आपको ट्रीटमेंट मिलता है, इजी ट्रीटमेंट नहीं है। फिनलैंड में कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है, आपको इजीली हेल्थ केयर प्रोवाइडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई बच्चा है या आपका स्पाउस है, उनका भी बिल्कुल टोटली फ्री है हेल्थ केयर, और इजीली आपको सेम डे अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी। अब बात करते हैं सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ की। तो ये सारी चीजें मैं ब्रीफ में और कितना एक्सप्लेन करूं कि जो सेफ्टी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लास्ट इनटेक में भी जिनके बच्चे कनाडा गए हैं, उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा ये इशू आता था कि क्या बच्चे सेफ है अब कनाडा में। अब दूसरे तीसरे दिन ये देखते रहते हो कि खालिस्तान से रिलेटेड न्यूज आती रहती है या हिंदुओं से रिलेटेड टेम्पल्स, ये वो काफी मतलब ऐसे डिस्प्यूट है। बहुत सारे अब तो एक्सीडेंट होने शुरू हो गए अलग अलग तरह के। तो सेफ्टी कंसर्न्स एक्चुअली है कनाडा में, जो आप न्यूज में देख सकते हो। फिनलैंड बहुत पीसफुल कंट्री है, वहां पे कोई क्राइम रेट है ही नहीं, बहुत कम क्राइम रेट है, तभी वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है। यहाँ पे हैप्पी होने का एक रीजन ये भी है, 12 महीने में 1 महीना तो आपको टोटली ऑफ मिलता है वर्क से, और वो पेड होता है, उसमें आपने काम नहीं करना बट आपको सैलरी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं यूरोप में अभी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड जैसी कंट्रीज में, कि आपके वर्किंग आवर्स खत्म होते हैं, उसके बाद आपका ऑफिस मैनेजर्स, आपका बॉस आपको परेशान नहीं कर सकता। यू हैव अ राइट कि आप उसको इग्नोर कर सको, और इससे कोई इशू भी नहीं आता। अब लास्ट पॉइंट बचता है पीआर का। अगर आप लीगल रेजिडेंट हो वहां के, आपके पास इनिशियली स्टडी वीजा है, फिर आपके पास वर्क परमिट है, उसके बाद आपका लीगल स्टे कंप्लीट हो जाता है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अपनी पीआर के लिए, और पीआर मिलना मुश्किल नहीं है, जैसे कनाडा में अभी मुश्किल हुआ पड़ा है, इससे कंपैरेटिवली इजी है फिनलैंड। तो अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर फिनलैंड इतना ही बेटर है कनाडा से, तो बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, और पहले क्यों नहीं जाते थे, पहले भी तो ऐसा था। पहले मैं बता दूं आप यूरोप के बारे में, हम तो काफी टाइम से यूरोप में डील करते हैं, यूरोप के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सबसे बड़ा रीजन था पीआर ऑप्शंस। कनाडा में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डिमांड में था कनाडा, उसका रीजन ये था कि यहाँ इजीली पीआर हो जाती थी। 4-5-6 साल के लंबे टाइम में आप जॉब पढ़ाई करते थे, जॉब करते थे, अपनी एक सेटलमेंट हो जाती थी आपकी, आपका पे स्केल अच्छा हो जाता था, उसके बाद वापस इंडिया कोई आना नहीं चाहता था, तो ऑब्वियसली सबकी प्रेफरेंस होती थी कि हमें पीआर मिल जाए, वो इजीली अवेलेबल थी। बट अब पीआर इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई प्लान था पहले कनाडा का, अभी नहीं है, तो आप कोई और दूसरी कंट्री देख रहे हो, तो आप फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्रीज के बारे में
थॉरली एक रिसर्च करो, मेरी बोली हुई बातों पे ना ही जाओ, आप अपनी रिसर्च करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए अपने केस के बारे में, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। हम स्टडी वीजा में डील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग।